प्रिय छात्रों, आज हम लोग आर्थिक योजना या इसे अंग्रेजी में इकोनॉमी प्लान कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि देश में समृद्धि या विकास की दर को अगर अचीव करना है या प्राप्त करना है तो इसके लिए हमारे पास एक स्पष्ट या सपाट ढंग की योजना होनी चाहिए। योजना एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि रोड मैप होता है और यह योजना हमें एक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि हम किस तरीके से इकोनॉमी को हैंडल करेंगे जिससे हम बेहतर आर्थिक विकास के स्तर या दर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आर्थिक योजना भारत में एक रोचक विषय वस्तु रहा है और योजना का एक पूरा इतिहास है, लेकिन हम लोग आर्थिक योजना के इतिहास पर पहले चर्चा न करके पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक योजना या इकोनॉमी प्लान किसे कहते हैं। तो देखिए, आर्थिक योजना को कभी कभी आर्थिक नियोजन या आयोजन भी कहा जाता है, लेकिन हमने आप लोगों को बोर्ड पर आर्थिक योजना ही लिखा है। तो इकोनॉमी प्लान के सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर योजना, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड चीज़ें हैं। चूँकि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी जो सौंपी जाती है वो सरकार को, या सरकार इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर रखती है और कंधों पर लेकर ही हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक विकास करने का प्रयत्न करती है। अब हम लोग यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में योजना है क्या। तो योजना के बारे में एक तो स्पष्ट है कि सरकार शब्द का परिभाषा में उल्लेख अवश्य होना चाहिए, क्योंकि योजना का निर्माण और इसका क्रियान्वयन जो किया जाएगा वह केवल सरकार द्वारा ही किया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना कोई भी बनाए, निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि एक समय अवधि होगी। जैसे भारत में हम लोग ये देखते हैं कि समय अवधि में 5 वर्ष की समय अवधि ली जाती है, इसलिए भारतीय योजना को पंचवर्षीय योजना के नाम से स्मरण किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एक टाइम पीरियड शब्द का उल्लेख होना चाहिए, यानी एक समय अवधि शब्द का उल्लेख होना चाहिए। यानी योजना की परिभाषा में एक ओर सरकार शब्द होना चाहिए, दूसरी ओर टाइम पीरियड होना चाहिए। उसके बाद योजना में सरकार करती क्या है, तो सरकार जो होती है वह इस बात का अनुमान लगाती है कि देश में कुल आर्थिक संसाधन कितने हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, यानी एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमी रिसोर्सेज। यानी सरकार योजना जब बनाती है तो संसाधनों का अनुमान लगाती है कि ये संसाधन उपलब्ध, जो संसाधन देश के अंदर है वो कितना है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि संसाधनों के अनुमान लगाने के बाद एक टारगेट को सरकार तय करती है। अब ये टारगेट हम लोग ये देखते हैं कि 2 तरीके के होता है, एक तो इकोनॉमी टारगेट होता है, दूसरा सोशल टारगेट। जैसे देश में औद्योगिक समृद्धि की लक्ष्य का निर्धारण करना, आर्थिक समृद्धि की लक्ष्य का निर्धारण करना, इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के घाटे का अनुमान करना, इसी तरीके से कृषि समृद्धि की लक्ष्य को तय करना, इसी तरीके से निर्यात एवं आयात में वृद्धि के लक्ष्य को तय करना, ये सब आर्थिक लक्ष्य होता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि सामाजिक लक्ष्य भी होता है योजना में। आर्थिक आयोजन का मतलब ये नहीं कि केवल आर्थिक लक्ष्य ही होते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि आर्थिक के साथ साथ सामाजिक लक्ष्य भी योजना में तय किए जाते हैं। सामाजिक लक्ष्यों में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे देश में गरीबी अनुपात को कम करने का लक्ष्य है, इसी तरीके से बेरोजगारी की दर को कम करने का लक्ष्य है, इसी तरीके से आर्थिक असमानता को कम करने का लक्ष्य है। ये सब हम लोग ये देखते हैं कि सरकार अगर योजना में रखती है तो ये सोशल टारगेट है। और भारत में आप जानते हैं कि ये दोनों ही टारगेट योजना में तय होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारतीय योजना का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक दोनों है, यानी समाजार्थिक उद्देश्य हमारे देश की योजना है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अगर इन्हीं बातों को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो वाक्य या एक सूत्र मिलेगा, उसी वाक्य को हम आर्थिक योजना की परिभाषा कहेंगे। तो इस तरीके से
हम लोगों ने ये 4 शब्दों का उल्लेख किया है। इन चारों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जो वाक्य मिलेगा वही वाक्य हम लोग ये देखेंगे कि आर्थिक योजना की परिभाषा होगी। तो चलिए जरा से देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो योजना को परिभाषित कैसे करेंगे यही हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कहेंगे कि एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सरकार संसाधनों के अनुमान एवं लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में जो प्रारूप जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है उसे आर्थिक आयोजन कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, एक निश्चित समय अवधि में किसी देश की सरकार संसाधनों के अनुमान एवं लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में जो प्रारूप जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है या जो विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है उसे आर्थिक आयोजन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक आयोजन एक प्रकार की रणनीति है, स्ट्रेटेजी है। इसके सहायता से कम समय में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए उच्चतम आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो योजना एक प्रकार की तकनीक या रणनीति है जिसमें कम समय में तीव्र गति से विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरीके से ये आर्थिक योजना की परिभाषा हो गई। अब इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया जाए तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले 1911 में एक व्यक्ति है नॉर्वे का, उसका नाम है सोने हाइडर। सोने हाइडर जो होता है वो सबसे पहले योजना की बात करता है। सोने हाइडर जो होता है वो सबसे पहले योजना की बात करता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि सोने हाइडर नॉर्वे निवासी था और इसी ने सबसे पहले प्लान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सबसे पहले दुनिया में हम लोग ये देखते हैं कि रूस में 1920 में योजना आरंभ की गई। चूंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर आंदोलन चलता है, आंदोलन के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जारशाही का अंत हो जाता है। उसके बाद बोल्शेविकों के नेतृत्व में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार बनती है। सरकार जैसे ही बनती है वैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर योजना की सूत्रपात होती है। इस तरीके से दुनिया में सबसे पहले योजना की शुरुआत 1920 में हम लोग ये देखते हैं कि रूस में शुरू होती है। रूस जो होता है अपनी योजना के सहायता से तीव्र गति से विकास करता है। 1929 में जब पूरे दुनिया में मंदी की शुरुआत होती है, इसे तीसा की महान मंदी के नाम से स्मरण किया जाता है। इस मंदी के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि रूस केवल एक ऐसा देश था जब अपनी योजना के सहायता से तेज गति से विकास कर रहा था। इस तरीके से ये कहा जाता है कि उस समय दुनिया के सभी लोगों की निगाह रूस पर आकर टिक जाती है और लोगों को ये लगने लगता है कि रूस की जो साम्यवादी या समाजवादी प्रणाली है और इसकी जो योजना है, इस योजना और प्रणाली को एडॉप्ट करके निश्चित है कि दुनिया में तेज गति से विकास किया जा सकता है। और अनेक देशों ने ऐसा ही किया और उन्होंने योजना को अपने अपने यहाँ शुरू किया। इस समय आप जानते हैं कि भारत में क्या था। तो भारत में हम लोग ये देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन का एक तरह से युद्ध चल रहा था। हमारे देश में इस समय औपनिवेशिक शासन था। ब्रिटिश हुक्मरान जो थे वो पूंजीवादी प्रणाली के समर्थक थे। वह योजना को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते थे। हम लोग ये देखते हैं कि हमें ये लग रहा था कि पूंजीवादी प्रणाली ने भारत का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ये देखा गया कि अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई। इसी तरीके से समृद्धि की दर जो होती है वह काफ़ी कम हो जाती है। अगर VKR भी राव की रिपोर्ट को माने तो भारत में 1900 से लेकर 1947 के बीच में आर्थिक समृद्धि की दर 1% से भी कम थी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी अपने चरम सीमा पर थी। भूखमरी और असमानता जो थी उस प्रणाली में अपनी चरम सीमा पे थी। जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर था वो क्या हो गया, हमेशा के लिए निर्भर बन गया। तो इस तरीके से पूंजीवादी प्रणाली ने भारत में बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि भारत में भी योजना की सुगबुगाहट जग जाती है। जैसे रजनीपान दत्त
इसी तरीके से एमजी रानाडे जैसे विद्वान जो होते हैं वह भारत में योजना की वकालत करते हैं और वो ये मानते हैं कि योजना की सहायता से ही भारत में बेहतर विकास किया जा सकता है। लेकिन कभी ने किसी भी मंच पर केवल अपने मुंह से कहा जरूर, लेकिन किसी ने योजना के प्रारूप को भारत में प्रस्तुत नहीं किया। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पेशे से एक इंजीनियर था जिनका नाम है प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया। याद रखने की चीज़ है आपके लिए कि एम विश्वेश्वरैया जो थे पेशे से ये इंजीनियर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, हम लोग ये देखते हैं कि इस पुस्तक का नाम था प्लान फॉर इंडिया। इस पुस्तक में हम लोग ये देखते हैं, ये पुस्तक प्रकाशित 1934 में ही होती है और 1934 में हम लोग ये देखते हैं कि एक 10 वर्षीय योजना के प्रारूप दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी भारत में पहली बार एम विश्वेश्वरैया जो होते हैं 1934 में प्लान फॉर इंडिया नामक पुस्तक में एक 10 वर्षीय योजना के प्लान को प्रस्तुत करते हैं। इस प्लान पर बहस होती है। कांग्रेस के लोग जो होते हैं वह चिंतन करते हैं और उनको ये लगने लगता है कि इस योजना को अगर हमारे देश में लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती है। चूंकि भारत में पहली बार लिखित योजना के प्रारूप प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया को है, इसीलिए भारत में योजना का जन्मदाता हम लोग एम विश्वेश्वरैया को ही मानते हैं। यानी भारत में फादर ऑफ प्लान किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया। या प्लान फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो प्रोफेसर एम विश्वेश्वरैया। या एम विश्वेश्वरैया ने जो योजना प्रस्तुत किया था, किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो इसका उत्तर होगा 1934 में। इनकी योजना क्या थी, 10 वर्षीय योजना थी। इस योजना में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के समन्वित विकास पर बल दिया गया। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समन्वय के साथ विकास करने पर जोर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस योजना को हमारे देश में लागू नहीं किया। उनका ये मानना था कि ये समाजवादियों का एक खिलौना है और इस खिलौना के सहायता से कोई विकास नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इस योजना को वो डिनाई कर देते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस में योजना को लेकर चेतना जो होती है वह जग जाती है। अब कांग्रेस में अनेक मंच पर लोग योजना के संदर्भ में साझा करने के लिए तैयार थे। भारत में हम लोग ये देखते हैं कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में हम लोग ये देखते हैं कि पहली बार कांग्रेस के मंच से योजना की मांग होती है कि अंग्रेज हमारे देश में यथाशीघ्र एक योजना लागू करे जिससे हम अपनी समस्या से बेहतर ढंग से निपट सके और देश विकास के एक निश्चित मार्ग पर अग्रसर हो सके। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अंग्रेज जो होते हैं इस संदर्भ में ना नुकुर फिर शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी वो इतना कांग्रेस को सुनकर ये कह देते हैं कि ठीक है, कांग्रेस एक योजना बनाए, उस योजना को हम लागू कर देंगे। कांग्रेस जो होती है वह इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। उसी समय हम लोग ये देखते हैं कि 1938 में हम लोग ये देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कर दिया जाता है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। इस कमेटी का मुख्य कार्य जो था वह था भारत में योजना का निर्माण करना। अनथक प्रयास करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि यह कमेटी या राष्ट्रीय आयोजन समिति जो होती है वह एक योजना का निर्माण कर देती है। लेकिन 1942 में आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और इस आंदोलन के दौरान यह योजना जो होता है वह प्रकाश में नहीं आ पाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि समय गुजरता है, 1944 का वर्ष आ जाता है। 1944 में हम लोग ये देखते हैं कि बंबई के 8 उद्योगपति, जिसमें कई उद्योगपति, बड़े महान उद्योगपति जो भारत के थे वो शामिल थे। इन बंबई के 8 उद्योगपतियों में जमशेदजी टाटा, अर्देशीर दलाल,
भूला भाई देसाई जैसे बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे। और 1944 में इन्होंने एक बंबई में सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में उन्होंने एक 15 वर्षीय योजना के प्रारूप को प्रस्तुत किया। इसमें अगले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर दुगना और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से स्मरण किया जाता है। तो 1944 में हम लोग ये देखते हैं कि बंबई में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया और इस प्लान में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष प्रकार का बल दिया गया। लेकिन यह योजना भी हम लोग ये देखते हैं कि ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 1945 में एक साम्यवादी नेता थे जिनका नाम था एम.एन. राय। एम.एन. राय जो होते हैं वह भी एक योजना को प्रस्तुत 1945 में करते हैं। 1945 में जो योजना पेश किया जाता है उसे जनवादी योजना कहते हैं। जनवादी योजना हम लोग ये देखते हैं कि 10 वर्ष के लिए बनाई गई थी। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। इस योजना में राष्ट्रीयकरण की बात पहली बार की जाती है। लेकिन यह योजना भी हमारे देश में अंग्रेज जो होते हैं वह लागू नहीं करते हैं, इसलिए जनवादी योजना भी हम लोग ये देखते हैं कि ठंडे बस्ते में चली जाती है। उसके बाद 1946 में एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था श्री मन्ना रायण। मन्ना रायण एक योजना प्रस्तुत करते हैं, उस योजना को पीपुल प्लान कहा जाता है। यह योजना भी 10 वर्ष के लिए थी। इस योजना में हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की बात की जाती है। इसी तरीके से इसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के विकास पर बल दिया जाता है। इस तरीके से यह योजना पीपुल प्लान के नाम से जानी जाती है। लेकिन पीपुल प्लान भी 1946 में प्रस्तुत तो किया जाता है, लेकिन अंग्रेज जो होते हैं वो उसे लागू नहीं करते हैं। अंततः हम लोग ये देखते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो जाता है। आज़ादी के बाद 1948 में हमारे देश में एक आर्थिक प्रणाली की घोषणा की जाती है। आर्थिक प्रणाली में हमारे देश में एक नई प्रकार की आर्थिक प्रणाली, जिसे मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहा गया, उसे शुरू किया गया। इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र को क्या किया गया, आपस में पूरक मान लिया गया और इन दोनों क्षेत्रों को विकास की दायित्व को सौंप दिया जाता है और नियोजित विकास का लक्ष्य पहली बार घोषित कर दिया जाता है। भारत में या किसी भी देश में योजना को बनाने के लिए स्पष्ट रूप से पहले से डेटा मौजूद होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों ने कभी भी राष्ट्रीय आय के डेटा को इकट्ठा नहीं किया था। योजना को बनाने के लिए पीसी महालनोबिस को आमंत्रित किया जाता है। पीसी महालनोबिस जो होते हैं उनको काफ़ी कठिनाई होती है कि योजना को कैसे लागू किया जाए। आखिरी में हम लोग ये देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं 1948 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन करते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन करने के पश्चात वो स्पष्ट कर देते हैं, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है और इस समिति से कह दिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के डेटा को इकट्ठा किया जाए। चूँकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के डेटा से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में कुल उत्पादन या आय कितनी है, इसी तरीके से बचत का दर कितना है, इसी तरीके से निवेश कितनी है, इसी तरीके से पूंजी निर्माण की दर कितनी है, इसी तरीके से पूंजी उत्पाद अनुपात कितनी है। जब ये सारे डेटा इकट्ठा हो जाते हैं तभी जाकर किसी देश में योजना को लागू किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों ने कभी भी सरकारी स्तर पर इस डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया था। अंततः हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति अथक प्रयास के बाद किसी तरीके से डेटा को इकट्ठा करती है। चूंकि योजना को भारत में 1950 में शुरू करना था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। अंततः इसे 1 साल के लिए उस समय टाला गया और पीसी महालनोबिस ने बड़े ही चालाकी से भारत में राष्ट्रीय आय के डेटा और इससे संबंधित डेटा को इकट्ठा किया और डेटा को इकट्ठा करने के पश्चात उन्होंने तय किया कि अगर गवर्नमेंट एक निश्चित मात्रा में निवेश कर देगी तो निश्चित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.5% से अधिक आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर ली जाएगी।
इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अंततः अनथक प्रयास के बाद, आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश में डेटा को इकट्ठा किया जाता है और अप्रैल 1951 में भारत में हम लोग ये देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी जाती है। भारतीय योजना हम लोग ये देखते हैं कि रूसी योजना से प्रभावित या प्रेरित मानी जाती है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लीडर थे, उनका बहुत अच्छा संबंध उस समय रूस से हुआ करता था। इन नेताओं पर जब दबाव बनाया जाता तो ये मुख्यतः रूस की ओर यात्रा करते थे। रूस में जाकर वो देखते थे कि किस तरीके से योजना बनता है और किस तरीके से ये सफल हो रहा है। इस पर जितने भी लिटरेचर थे वो समय के साथ पढ़ते रहते थे और उनको लग रहा था कि अगर इसी प्रकार की व्यवस्था भारत में कर दी जाए तो निश्चित है कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, निरक्षरता और कुपोषण जैसी समस्या का निदान किया जा सकता है। केवल 20 साल मेहनत, 25 साल मेहनत करके हम एक अच्छी क्वालिटी की इकोनॉमी बन सकते हैं। इस तरीके से भारतीय लोगों के मन में बहुत अधिक उत्कंठा थी कि हम किसी तरीके से एक विकसित देशों के श्रेणी में शामिल हो जाए। ये ठीक है कि हमारे देश में खूब शोषण किया गया, देश संसाधन विहीन था, लेकिन उस समय के राष्ट्रीय नेताओं की जो राजनीतिक चेतना थी वो काफ़ी मजबूत थी। संसाधनों के अभाव और अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी हम लोग ये देखते हैं कि योजना को वो शुरू करते हैं और योजना को शुरू ही नहीं करते बल्कि योजना को सफल भी बनाते हैं और इसी योजना के माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक रीढ़ को काफ़ी मजबूत करते हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक प्रकार के झटकों को अगर सह चुकी है या सह रही है तो निश्चित है कि इसके पीछे एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल उन लोगों का उस समय था जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत पीठ का निर्माण उस समय किया था। हम लोग ये देखते हैं कि भारत में पहली बार 70 के दशक में आयल शॉक लगता है और ये आयल शॉक काफ़ी गंभीर था। भारतीय अर्थव्यवस्था इस शॉक को या इस झटका को बेहतर ढंग से झेल लेती है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक संकट 90 में शुरू होती है जो 91 तक चलती है, लेकिन इस झटके को भी इकोनॉमी सह लेती है और वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं कि 2016 के बाद भी जो वैश्विक मंदी 2008 में शुरू होती है उस मंदी के झटके को भी बड़ी बखूबी झेल लेती है और इकोनॉमी हम लोग ये देखते हैं कि 2013-14 के बाद उठने ही वाली रहती है और धीरे धीरे हम जैसे ही रिवाइव करने लगते हैं, लेकिन हमारी कुछ इंटरनल पॉलिसी गड़बड़ होने के वजह से हम लोग ये देखते हैं कि फिर इकोनॉमी जो होती है वह नीचे की ओर मुख कर लेती है। तो 2016 में हम लोगों के देश में जो नोटबंदी का निर्णय था ये खतरनाक निर्णय हो गया और इस निर्णय के पीछे हम भ्रष्टाचार, काला धन जैसी समस्या का निदान करना चाहते थे, लेकिन उन समस्याओं का निदान तो नहीं हुआ, लेकिन उल्टा इसका असर ये हुआ कि भारत की तमाम छोटे और मझोले स्तर के उद्योग क्या हो गए, बंद हो गए और इससे आर्थिक गतिविधियां पर यानी अन्य क्षेत्रों पर जैसे विदेशी व्यापार के क्षेत्र पर, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा और इससे उपभोग इत्यादि की स्तर कम होती चली गई और हमारे सारे डेटा और पैरामीटर जो होते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये एक जो इंटरनेशनल क्राइसिस शुरू हो जाती है महामारी टाइप की, ये एक नेचुरल डिजास्टर की तरह है, ये आकाश से वज्रपात की तरह है और इसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो होती है वह डिक्लाइन कर जाती है और उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी जो होती है वह नीचे की ओर मुख कर चुकी है। तो हम लोग ये देखते हैं कि योजना ने कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बढ़िया ढांचा का निर्माण किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जिससे हम अनेक झटकों को सहन करने में सफल रहें और आने वाले समय में भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तुरंत ही रिवाइव करेगी और कहीं ना कहीं एक इस शाम के पीछे या इस अंधेरी रात के पीछे एक सुबह ढका हुआ है और जल्दी ही इकोनॉमी अपने आप को रिवाइव करेगी और हमारी दशा निश्चित तौर पर एक अच्छी होगी और एक अच्छी सुबह हमारे देश में अवश्य आएगी। इसके प्रति हमें आशावान रहना चाहिए। हो सकता है कि इसके लिए हम लोगों को अब अल्पकाल नहीं, थोड़े समय के लिए यानी कम से कम 1.5 से 2 साल तक तो हम लोग को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और हर तरह से हम लोग ये देखते हैं कि इकोनॉमी जो हो रही है वो पीछे की ओर चल रही है।
इसका सबसे खराब परिणाम आप जानते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर पड़ा है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि विदेशी व्यापार पर पड़ा है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पर पड़ा है। ये शुक्र है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर रही है, जिसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट जो होगी वो बहुत कम नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अन्य वर्षों की अपेक्षा 2020-21 में जो है वो काफ़ी कम रहने की संभावना है। दुनिया के अनेक देश हैं जहाँ की जीडीपी तेजी से गिर गई है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि सिंगापुर की इकोनॉमी की जीडीपी में जो ग्रोथ रेट में गिरावट हुई है वो 42% हुई है। इसी तरीके से जापान की इकोनॉमी में 20% की गिरावट देखी गई है। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गिरावट 5 से 7% तक हो सकती है। निश्चित तौर पर यह अनुमान अभी इनिशियल है और आने वाले समय में यह बड़ा भी हो सकता है। तो आने वाले समय में हमें इसके लिए गंभीर प्रयत्न करना होगा और इस गंभीर प्रयत्न से ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सकते हैं। और ऊपर या इस मंदी से निपटने में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रोल या भूमिका जो होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सरकार अगर पल्ला झाड़ेगी तो निश्चित है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने में काफ़ी समय लग सकता है। अतः इस संकट के दौर में सरकार ही भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेटिंग एक्सपेंडिचर के माध्यम से इकोनॉमी को उठा सकती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में योजना की शुरुआत होती है 1951 में, और ये बेस हम लोग ये देखते हैं कि हमने 12 पंचवर्षीय योजना को पूरा किया है। 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप आधी अधूरी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं माना जा सकता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का काम था कि भारत में योजना को बनाए और उसे लागू करे, लेकिन अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि ड्राफ्ट पर चर्चा होना या बहस होना बाकी है, जिसके वजह से विचाराधीन यह है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत में योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आज़ादी के तुरंत बाद नियोजित विकास करने का प्रयत्न किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत पिलर या स्तंभों का निर्माण इसी योजना के दौरान किया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक झटकों को सहन करने में सफल रही। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को केवल योजना की परिभाषा और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया है। अब आगे की चर्चा में हम लोग कुछ योजना के लिए संगठनों की स्थापना की गई है, जैसे योजना आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। इसी तरीके से बाद में हम लोग ये देखते हैं कि नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि नेशनल प्लानिंग काउंसिल, जिसे योजना आयोग का मस्तिष्क भी कहा जाता है, उसका भी गठन किया गया है। तो इन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ योजना के प्रकार के पर भी चर्चा किया जाएगा। योजना कई तरीके की होती है और उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में योजना की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। फिर जाकर हम लोग भारतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या लक्ष्य रखा था और किन किन उपलब्धियों को हम लोगों ने हासिल किया और किसे हम हासिल करने में चूके हैं और किस तरीके से इसे प्राप्त करने की अभी कोशिश हमारी जारी है। तो इस तरीके से हम लोग आगे इस पर योजना पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आपके एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ही इस वीडियो को बनाकर आप लोगों के पास भेजा जा रहा है, तो इसे आप लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज के लेक्चर में हमारी इतनी बातें। धन्यवाद।